फिर विडंगुळा केंद्र का नाम क्या चाहिए, तो मायेची सावली, मायेची सावली उपक्रम केंद्र करके हम लोग शुरू किए। अलग अलग एक्टिविटी लेते हैं और स्पेशली स्किल बिल्ड एक्टिविटी जो होती है सर, वो लेते हैं। आप दिवाली के समय में दिया बनाना, उसके बाद राखी बनाते हैं। जैसे हम लोग हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को पता है कि ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये लोग ये सब काम करते हैं, तो एक आधी डिपार्टमेंट ने इसका जिम्मेदारी लेता है तो बेस्ट वे हो जाएगा। हमारे सोशल फील्ड में ऐसा कहना है कि आपके चेहरे को देख के वो सामने वाला खुश हो जाए, तो आपके अंदर जो दर्द है उस दर्द को आपको दिखाना नहीं, आपको खुश होकर उनके साथ काम करना है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सम्राट और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज लिंक टू सक्सेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल सम्राट लाइफ कोट। बुजुर्ग, एल्डर पीपल जो अपनी सारी उम्र बिता देते हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें स्टेबल करने के लिए, फिर भी कभी कभी उनके एंड टाइम में उनके सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता है। तब एज ए एनजीओ, एज अ सोशल वर्कर, कैसे कई लोग एक साथ आकर एज अ सेवियर उनकी हेल्प करते हैं, इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमने आज के गेस्ट को बुलाया है, नन अदर दैन मिस्टर मनोज सुधारी, जो पिछले 2 दशकों से एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड करंटली ही इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर इन कंप्रहेंसिव एल्डर केयर चंद्रपुर। तो आइए डिस्कस करते हैं उन्हीं के साथ। सो मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन आवर पॉडकास्ट एंड आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सम्राट सर, आपने भी मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे भी सेटिस्फेक्शन करवाए। थैंक यू सो मच सर। सर, इसके पहले कि हम ये पूरा पॉडकास्ट स्टार्ट करें, आप एज ए इंडिविजुअल हमारे व्यूअर्स के लिए आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने ये ब्रॉडकास्ट चालू किया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो सर मेरा इंट्रोड्यूस, मैं मनोज प्रकाश सोधारी, एज ए असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर मैं एल्डरली केयर प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं सोशल फील्ड में कार्यरत हूँ। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ जो एल्डरली के साथ, ज्येष्ठ नागरिक सेवा व शुश्रूषा कार्यक्रम प्रकल्प, जो नितिन जी नारलावर है जनसेवा प्रतिष्ठान के कर्ता धर्ता, उनके मार्गदर्शन के नीचे मैं ये काम कर रहा हूँ। ओके सर। सर, हमने आपको एजुकेशन सेक्टर से देखा हुआ है, पहले आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते थे, अब बहुत बखूबी से और अच्छे से आपने उसको एस्टैब्लिश किया था। सडनली यू डिसाइडेड टू स्विच टू एनजीओ, दैट टू एल्डरली केयर। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि नहीं, मुझे अभी एजुकेशन फील्ड से स्विच करना है टू एनजीओ और सोशल मूवमेंट और सोशल वर्कर? सर देखा जाए तो मैं एजुकेशन फील्ड में था ही, बट मेरा जो लाइफ की जर्नी है, मैं 2009 से ही मैं यानी सोशल फील्ड में था, NYK में था, नेहरू युवा केंद्र। तो सोशल फील्ड में अटैचमेंट था और एजुकेशन फील्ड भी मैं सोशल फील्ड ही मानता हूँ। तो इसी जर्नी के बीच मुझे ऐसे कुछ केसेस दिखे एल्डरली के बारे में कि आज के जो युवा पीढ़ी है ये उतना चाहिए उतना एल्डरली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, और स्पेशली 2-3 ऐसे एल्डरली मेरे आइडेंटिफाई किए मूल ब्लॉक के कि एल्डरली पीपल जो थे वो रास्ते पे आए और उनको देखने वाला कोई नहीं था। तब मुझे लगा कि एल्डरली के साथ काम करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिली टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, नितिन नारलावर सर के माध्यम से, कि एल्डरली के साथ काम करने का, तो मैं ज्वाइन कर लिया। सर, एक स्टेबल जॉब एंड रनिंग एन एनजीओ एंड वर्किंग विद एनजीओ बहुत फ़र्क होता है। तो फैमिली वालों का इसके प्रति जब अपने डिसीजन लिया तब उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली सर मेरी माताजी जो है वो खुद सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, तो उनके तरफ से तो पॉजिटिव ही था। मेन था मिसेस का,
तो वो भी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती है कि सोशल फील्ड में। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, वो भी MSW हॉकी है और सोशल फील्ड से बिलोंग करती है, तो वो तो खुशी की बात थी सबके लिए। ओके, ओके। तो कहीं न कहीं आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिला, उतना कोई आपको स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ी एज़ व्हाट यू कैन से इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली एंड ऑल। जी, जी सर, फैमिली से बहुत सपोर्ट है मुझे। ठीक है सर। सर, एनजीओ, सोशल मूवमेंट, सोशल वर्क, देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज़। जी। आपने इसके पहले भी बताया कि आपने बहुत सारे बुजुर्गों को रास्ते पे वो देखा है, तो डेफिनेटली दैट माइट हैव टच्ड यू एंड उसके वजह से आपने डिसीजन लिया। लेकिन पर्सनली आपको एल्डरली केयर या इसके प्रोग्राम या इसकी तकलीफ़ें आपको कैसे रिलेट करती है, या फिर आपने कैसे इसको समझ के इसको चूज़ किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए। जी सर। सर, ये सब्जेक्ट इतना इमोशनली है कि हम लोग एक बेसलाइन सर्वे कर रहे थे। बेसलाइन सर्वे करते समय कुछ एल्डरली से मेरा कांटेक्ट आया वहाँ पर, गांव लेवल में। तो वहाँ पर कुछ एल्डरली बेड रिडन थे और उनकी अवस्था इतनी बुरी थी, कोई ध्यान देने वाला नहीं। और और कुछ एल्डरली ऐसे मिले कि जिनके बच्चे नहीं है, और ऐसे कुछ एल्डरली मिले कि जिनको जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट कौन से स्कीम चलाते हैं। तो ऐसे 3-4 प्रकार के एल्डरली मुझे मिले। वहाँ पर से फिर मुझे क्लिक हुआ कि एल्डरली के साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के मौजूदा समय में, क्योंकि उनके तरफ ध्यान देना वाले कोई नहीं है, तो हम उनका ध्यान देकर उनको केयर कर सकते हैं। इसी वजह से हम इस फील्ड को चूज़ किए। दैट इज़ रियली गुड सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम, एक तो पहले तो लोग कम हैं जो इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एज अ करियर वाइज भी नहीं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन टू दिस। एनजीओ बोल के लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे गवर्नमेंट के भी फ्लॉस हो सकते हैं उसमें, सपोर्ट भी नहीं आते लोग, और अगर स्टार्ट करना है तो खुद ही अपने को पैसे से ही भी स्टार्ट करना है विदाउट एनी फंड। दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रगल दैट वी विल डिस्कस इन अ फ्यूचर। लेकिन सर, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल, महाराष्ट्र लेवल या इंडिया लेवल पे जो एल्डरली पीपल हैं दैट यू कॉल एल्डरली, इनकी फिलहाल सिचुएशन या कंडीशन क्या है, एकदम विदाउट एनी फिल्टर बताइए हमें कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है सर, अभी हर कोई अपने लाइफ में इंगेज हो चुका है। और हमारा भारत देश जो है ये एल्डरली के तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। 2030 तक के हमारी एल्डरली की पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा रहने वाली है। तो ऐसे दौर पे एल्डरली की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। और स्पेशली जहाँ तक आपने सवाल किया कि पूरा महाराष्ट्र लेवल या इंडिया लेवल तक की बात करता हूँ कि आज के दौर पे एल्डरली की तरफ ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। और गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम चला रहे हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए प्रॉपर वे में, वो उतना नज़र में नहीं आता। गवर्नमेंट कोशिश करती है बट वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। तो सर अब आगे बढ़ते हैं आपके सेंटर की ओर। तो सर आपकी जो एक्टिविटी सेंटर है, या जिसे हम कंप्रहेंसिव एल्डरली केयर है, जो आपका प्रोग्राम चलता है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने जो एल्डरली के साथ काम करने वाला जो प्रोजेक्ट है, ज्येष्ठ नागरिक सेवा और शुश्रूषा कार्यक्रम, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रेसिव एल्डरली केयर प्रोग्राम। तो उसके अंतर्गत हम लोग 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले तो एल्डरली को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे सके, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सेकंड पार्ट ये है कि एल्डरली आमतौर पर अकेलापन, निराशा और तान तनाव ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे एल्डरली के लिए हम लोग गांव लेवल में मायाची सावली उपक्रम केंद्र, एक्टिविटी सेंटर जो विरंगुड़ा केंद्र बोलते हैं, तो उसको स्टार्टअप किए। साथ ही साथ तीसरा पार्ट है कि अवेयरनेस, एल्डरली लोगों को बहुत सारे चीज़ों में जानकारी नहीं होती, स्पेशली ग्रामीण भाग के एल्डरली को, तो अवेयरनेस का एक पार्ट है। और चौथा जो है कि गवर्नमेंट के स्कीम होंगे या तो फिर हेल्थ के और अलग अलग स्कीम होंगे, उसके बारे में जानकारी देना, इस तरह का हमारा काम चलता है। काम चलता है। तो सर
अगर आपको इसको शॉर्ट में बताना हो कि आपके जो प्रोग्राम है उसके मेन मोटोस या उद्देश्य क्या है, तो आप कैसे उसको कैटेगराइज करोगे? हाँ, जैसे सर मैंने आपको बोला कि हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए संस्था यदि काम कर रही है तो अकेले संस्था से काम नहीं होगा। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट का नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डरली हेल्थ केयर का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत हर पीएससी में, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में एक जीरियाट्रिक क्लिनिक होना चाहिए। जीरियाट्रिक क्लिनिक यानी विशेष स्पेशल डे, यानी वीकली एक दिन एल्डरली का वहाँ पर चेकअप होगा। वहाँ पर बीपी, शुगर, उनका हाइट, वेट और उनको गिरने का डर है क्या नहीं, ये प्रैक्टिस करके उनका देखना। तो ये आँखें चेकअप, तो स्पेशल उस दिन एल्डरली का चेकअप होता है जीरियाट्रिक क्लिनिक के माध्यम से। तो वो एक हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी सेंटर, तो एक्टिविटी सेंटर में वहाँ पर एल्डरली जो है ग्रामीण लेवल में, वहाँ के एल्डरली आते हैं और वहाँ पर 3 से 4 घंटे बैठ के वहाँ पर व्यायाम, योगा, ध्यान साधना, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, गेम्स, अलग अलग एक्टिविटी लेते हैं। और स्पेशली स्किल बिल्ड एक्टिविटी जो होती है सर, वो लेते हैं। आप दिवाली के समय में दिया बनाना, उसके बाद राखी बनाते हैं और पापड़, दिया, हाँ, बत्ती, दिया बत्ती, तो ऐसे अलग अलग स्किल वो अपने वहाँ पर प्रदर्शित करके बनाते हैं। हाँ, तो तीसरा जो पार्ट है सोशल अवेयरनेस, तो उसमें तो हम लोग पथनाट्य है, पथनाट्य के माध्यम से अवेयरनेस करते हैं। उसके होम टू होम विजिट करके उनको जानकारी देते हैं। इस तरह अपना प्रोग्राम चलता है। चलता है सर। सर, आपने एक मेंशन किया है कि स्किल डेवलप करते हैं, तो उनसे फिर प्रोडक्ट भी निकलता है। जी जी। तो प्रोडक्ट वो सेल आउट करते हैं या उसका कैसे यूज़ होता है? जी सर, सबसे पहले तो सर जो प्रोडक्ट तैयार करना है उसके कुछ जैसे हम लोग कच्चा माल बोलते हैं, रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल हम लोग उनको लेके देते हैं अपने एनजीओ के माध्यम से। एनजीओ के माध्यम से लेके देने के बाद वो खुद पेंट करते हैं दिया को। उसके बाद राखी खुद तैयार करते हैं, जब सब चीज़ें बना कर देने के बाद। तो ये जो इसका जो सेलिंग है ये गांव लेवल में होता है सर। गांव के लोग वहाँ पर लेते हैं गांव में, और गांव में बहुत से बाजार भरते हैं, बाजार में सेलिंग होता है और एक्टिविटी सेंटर में बहुत से लोग ले लेते हैं, तो वो सेलिंग हो जाता है। अब इसका जो बैलेंस पैसा है, वो बैलेंस पैसा एनजीओ रिटर्न नहीं लेती, वो पैसा उनके लिए रखती है, उनके हेल्थ के लिए। या तो बहुत से एल्डरली को इच्छा रहती है कि कहीं घूमने जाएं, तो उनको हम लोग पिकनिक लेके जाते हैं। अभी इसी मंथ हम लोग विजासन टेकड़ी, नाग मंदिर, भद्रावती तालुके के वहाँ पर घुमा के लेके आए। काफ़ी काफ़ी अच्छा है सर। मेक इन इंडिया काफ़ी सालों से बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो लेकिन आपने ये कहा कि सिर्फ विलेज लेवल पे ही ये सेलिंग होती है। तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्टेट, ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता? जबकि लोग बोलते हैं हमें कि नेचुरल चीज़ें चाहिए, गांव से बनी हुई चीज़ें चाहिए। लोग फार्म हाउस लेते हैं, लोग सॉरी टू से बट नॉनवेज खाने के लिए स्पेशली गांव आते हैं। तो ये प्रोडक्ट गांव से बाहर क्यों नहीं जा पाते? जी सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअल में एनजीओ जितना पब्लिसिटी करना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया हो या तो फिर ऐसे हम लोग भी कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यदि इसको बढ़ावा देना है तो गवर्नमेंट को इनिशियल लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को पता है कि ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये लोग ये सब काम करते हैं, तो एक आधी डिपार्टमेंट ने इसका जिम्मेदारी लेता है तो बेस्ट वे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं या तो गैप्स आ रही है या तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। नहीं, सपोर्ट सर 100% मिलता है, Okay. बट गैप जरूर आ रही है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहने के बाद भी वो उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो मुझे कुछ अच्छे अनुभव भी हैं और कुछ बुरे अनुभव भी हैं, लेकिन मैं कभी किसी को दोष नहीं देता। ये वक्त वक्त की बात है। करेक्ट सर, हर सिक्के के दो पहलू हाँ, होते दो हैं। पहलू होते हैं। सर, लेकिन ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि सारे आपके जो प्रोग्राम्स और फंक्शन चलते हैं, लेकिन इसका बेस जो मायाची सावली है, ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे हुआ? ये इसकी इजाद कहाँ से हुआ, क्यों हुआ?
जी सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़रिए से। क्यों एल्डरली के साथ हम लोग ऐसे, जैसे हम लोग सब शहर में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ग्रामीण में सब एक साथ रहते हैं, संयुक्त कुटुंब पद्धत। बट ये जो हमारी समझ थी ना, गलत थी। जब हमने बेसलाइन सर्वे किया सर, बेसलाइन सर्वे में हम लोग हर एल्डरली के घर में जाके उनकी जानकारी लिए। वहाँ पर समझ में आया कि बहुत सारे एल्डरली तान तनाव में जीवन जीते, अकेलापन से जीवन जीते हैं। उसके बाद निराश। तो इसकी वजह ढूंढे हमने, तो वजह यही है कि उनको समय दे को उनके बेटे जो है घर के फैमिली वाले समय नहीं दे पा रहे बरोबर। उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जैसे वो पहले यंग टाइम में मिलता था। और बढ़ती उम्र के साथ कैसा है, अपने जो शरीर के अवयव वो भी कमज़ोर होते जाते हैं, बॉडीज़ के। आँखें कम दिखना, कान में कम सुनाई देना। उसके बाद क्या होता है कि हमको अपने आप ही वो टेंशन आ जाता है यदि कोई बात करने वाला नहीं रहा तो। ये सब चीज़ें हो रही तो हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर डिस्कशन में माननीय नितिन नारलावा सर जो जनसेवा प्रतिष्ठान के सचिव तथा संस्थापक हैं, उन्होंने कि आइडियाज़ निकाले कि क्या कर सकते हैं। तो फिर सबके सलाह मशवरे से ऐसा विडंगुड़ा केंद्र निकालना चाहिए। तो फिर विडंगुड़ा केंद्र का नाम क्या चाहिए, तो मायची सावली, माँ की सावली, मायची सावली उपक्रम केंद्र करके हम लोग शुरू किए। शुरुआत में मूल ब्लॉक में सबसे पहला गांव जो था उथलपेट, वहाँ पर ही हम लोग प्रयोग करके देखे। वहाँ पर वो प्रयोग में हम सक्सेस हुए। वहाँ के एल्डरली, दोपहर का समय था 12 का, तो 12 बजे वहाँ के पूरे गांव के एल्डरली आते हैं। वहाँ पर व्यायाम, योगा, ध्यान साधना, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, अलग अलग एक्टिविटीज़, महापुरुषों की जयंती, एल्डरली के बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इस वजह से उनको वहाँ इंगेजमेंट मिल रहा है, वहाँ पर वो समाधान हो रहे, सेटिस्फेक्शन हो रहे। तो इसलिए मायची इस तरह हाँ माई की सावली उपक्रम केंद्र का निर्माण हुआ सर। लेकिन सर मुझे नाम बहुत पसंद आया, मायची सावली। इतने बुजुर्ग जो अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं अपने बच्चों को खड़ा करने में, लेकिन एंड में उनके पास ही कोई नहीं होता है, तो ये सुनकर, ये देख कर बहुत दुख होता है। तो सर ये फंक्शंस, ये प्रोग्राम्स की वजह से आपने बहुत सारे चेंजेस तो देखे ही होंगे, शायद पॉजिटिव भी हो, या मुझे तो नहीं लगता नेगेटिव कोई होगे। लेकिन क्या चेंजेस आपने फैमिली मेम्बर्स में या एल्डरली पीपल में या आप में खुद में ये चेंजेस देखे इस प्रोग्राम की वजह से? जी सर, जब हम लोग 2018 में ये प्रोग्राम स्टार्टअप किए थे, तब गांव के लोगों का कहना था कि एल्डरली को तुम लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जाना है इनको, बाहर कहीं छोड़ के आना है क्या, छोड़ दो उनको। और एल्डरली भी बोलते थे कि हमको ये सब कुछ करना नहीं है, हमारे तुम हमको कुछ भी उल्टा सीधा बताएंगे। तो ऐसे कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस आ रहे थे गांव के लोगों से, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे प्रोग्राम हमने स्टार्टअप किए, धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर इंगेज होते गए। इंगेज होते होते फिर आज के तारीख में इतना सपोर्ट मिलता है घर के लोगों का। और ख़ास तौर पर सर जो परिवर्तन जो देखा है हमने कि एक्टिविटी सेंटर में जो एल्डरली 3 घंटे जो बिताता है, उसमें वहाँ पर फैमिली मेम्बर को भी 3 घंटे थोड़ा सा यानी रिलीफ। उनको हाँ रिलीफ मिलता है, उनको भी समय मिलता है। तो उससे क्या हो गया कि एक अटैचमेंट उनके इसमें आ गया। और स्पेशली हम लोग प्रोग्राम लेते हैं एल्डरली और फैमिली मेम्बर के साथ, वहाँ पर हम लोग कुछ इमोशनली एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर उनको सर उनका अटैचमेंट बढ़ चुका है। तो एक अच्छा वातावरण निर्माण हो चुका है अभी, जहाँ पर जितने विलेजों में हम काम कर रहे हैं। तो आपने उनके फैमिली के अलावा एक ऐसी फैमिली खड़ी की है जो उनको एक सपोर्ट की तरह आगे बढ़ाते हुए ले चल रही है। दैट्स रियली गुड सर। सर आपने एक पॉइंट कहा कि उनको डर है कि हमारे पेरेंट्स को कहाँ ले जा रहे हो। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फेक एनजीओस जो अ, अभी हमने रिसेंटली देखा है 2025 में कि आनंद निकेतन वृद्धा सेवा नोएडा, जो बहुत बड़ा केस था जहाँ पे अराउंड 41-42 एल्डरली केयर बेसमेंट में बांध कर रखे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनजीओस या जो इसको बिजनेस ओरिएंटेड पीपल है, इन्होंने बहुत मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका डर भी कहीं ना कहीं जायज़ है।
और ऐसा ये तो रीसेंट केस बता रहा हूँ, पिछले अगर एक डेकेड्स की भी हम अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो अनरजिस्टर्ड भी थे लेकिन फिर भी उनको स्कीम मिलती गई है, या उन्होंने कैसे ना कैसे फंड रेज करके वो प्रोग्राम्स चलाए हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई वॉच नहीं होता है, या इसके ऊपर कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि नहीं, एनजीओ को भी डर होना चाहिए कि हम जो सर्विस दे रहे हैं या जो हम कर रहे हैं हमें भी कोई देखने वाला है। जी सर, एक्चुअल में आपने जो कहा सभी चीज़ें बरोबर है। गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गवर्नमेंट को नज़रअंदाज करके चुपके से ये सब काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे प्रोजेक्ट का सवाल था, तो वो लोग डर की वजह से नहीं बोल रहे थे, उनके द्वेष की वजह से बोल रहे थे वो, यानी एल्डरली के लेके जाओ छोड़ दो। तो इस तरह उनका यानी समझ था कि एल्डरली के बारे में जो प्यार चाहिए वो प्यार नहीं दिख रहा था उनमें, वो द्वेष दिख रहा था। तो वो द्वेष की वजह से बोलते थे कि डर की वजह से नहीं। डर के नहीं। सही है, लेकिन इसके ऊपर आपका क्या एक छोटा सा थॉट है कि ये जो चल रहा है आजकल काम ऑल ओवर इंडिया में? जी सर, अभी बहुत से फ्रॉड कर रहे हैं एनजीओ सेक्टर में, जो गवर्नमेंट को फंड लेते हैं गवर्नमेंट से और इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं आप लोग को एनजीओ। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कड़क कार्रवाई करके सबको सील करना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, कि कुछ कुछ जगह बड़े बड़े लोग वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो सबको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, बट असल में वहाँ पर जो काला कारनामा चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो कोई राजकीय पार्टी का हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उससे पक्षपात न करते हुए उसको सीधा सीधा उसको सील सील कर देना करना चाहिए और उसको अंदर कर डालना चाहिए। सर, आपने पिछले 2 डेकेड से एल्डरली केयर में काम किया है। ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको लगे कि ये देख लिया तो सबसे मैंने वर्स्ट सिनारियो देख लिया, या ऐसा कोई किस्सा जो बहुत ही दर्दनाक हो या दिल को छू लेने वाला हो? सर, काम करते समय तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए कि पिछले लास्ट टाइम में मैं यहाँ भद्रावती ब्लॉक में था। अब मैं गांव का नाम वगैरह नहीं लेता। तो 2 एल्डरली को घर से बाहर निकाल डाले, माता पिता को। सुबह का समय था एकदम, और बेचारे वो रो रहे थे। इतना दर्द महसूस हुआ सर, कि घर उनका है, परिवार उनका है, छोटे से बड़ा उन्होंने किए उनको, लेकिन आज जब उनको ज़रूरत है उस समय में उनको वो बाहर निकाल डाले, और वो ठंडी में ऐसे काँप रहे थे। तो वो एक सिचुएशन बहुत बुरा लगा सर, और आज के तारीख में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सही में बहुत बुरा सिनारियो है, ऐसा किसी के साथ ना। तो सर, मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जनरेशन बाय जनरेशन मैं चाहता हूँ कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्या हम सेल्फिश हो रहे हैं? हाँ, ये सवाल सर एक्चुअल में सही है। हम सेल्फिश हो रहे, और ऐसा है सर कि काम में हम लोग इतना इंगेज हो चुके हैं कि काम काम और अपना मशीन, अपन खुद को इंसान छोड़ के मशीन टाइप काम कर रहे, इतना समय हम लोग बिता रहे। और घर में आने के बाद हम लोग मोबाइल में इंगेज रह रहे। तो वो एल्डरली क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एल्डरली के साथ यदि थोड़ा सा समय बिताएंगे, उनके मन के अंदर क्या दुविधा है, उनके प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ डिस्कस करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अब ये स्वार्थी बोल सकते हैं इसमें, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ज़रूरतें बढ़ गई है तो फिर वो ये सब कर रहे हैं। मनोज सर, इसके पहले आप जब हम बाहर मिल रहे थे, आप मुझे एक मूल का वाकया सुना रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स के लिए वो एक बार फिर से दोहराएं। जी सर, एकदम जब हम लोग स्टार्ट किए इस प्रोग्राम के अंदर एल्डरली केयर के साथ, मूल ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है सर, आदिवासियों का गांव है। तो हम लोग विज़िट करने गए थे उनके घर में। तो वहाँ एक एल्डरली बेड रीडर थे, लेडीज़ थे, और उनकी प्रकृति ठीक नहीं थी। तो हम लोग चाहते थे कि उसका इलाज हो। इलाज करने के लिए हमने बोला उनको कि हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, आप एक जन पीएससी में साथ चलो। बट उनके बहू का और बेटे का सीधा तौर पर विरोध था। क्या ये मरने में टेक गई है, अभी क्या इसको बचाना है क्या, और 10 साल आप इसको जीवित रखना चाहते हैं क्या, उल्टा सीधा हमको उसने बोल के वहाँ से भगा दी। ठीक है, हम लोग तो वहाँ उनको समझाने की कोशिश किए, बट फिर भी निराश होकर निकल गए।
फिर हमने पीएचसी से डॉक्टर को लिया और डॉक्टर को लेके हम उनके घर पहुँचे इलाज करने के लिए। तो इलाज करने के लिए लेके जाने के बाद भी फिर उसने डॉक्टर के साथ हमको भगा दिया। तो सर इतना वहाँ पर हम लोग समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे थे और इतना वो हेट कर रहे थे वो एल्डरली की, और इतनी अवस्था ख़राब थी सर कि आँखों में वहाँ पर पानी आ गया कि आज के तौर पे भी इतनी बदसलूकी के साथ उस एल्डरली के साथ वो लोग पेश आ रहे थे। और फिर कुछ समय के बाद हम लोगों ने कोशिश जारी रखा, कुछ केयर गिवर को भी भेज के हम लोग उसका केयर करना चाहा, लेकिन अब उम्र की भी एक लिमिट होती है। कुछ समय के बाद सुनने में आया कि एल्डरली की निधन हो चुकी है। तो वो एक वाकया सर वाकई में दिल को एक रुलाने वाला था कि बहू है, बेटा है, सब है, फिर भी कोई नहीं है। इतना दुखद वो चीज़ था कि लाइफ में उस चीज़ को मेरे माइंड के अंदर से वो भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। सही में सर, क्या क्या ही मेंटालिटी होगी इन लोगों की कि आपके माँ बाप जब आप छोटे रहते हैं, आपकी तबीयत रात रात भर जब ख़राब होती है तब वो जागते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तब आप उनको अगर वो सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हो तो आपके लगता है कि मुझे आपका जीवन ही बर्बाद है। जी सर, जी। मैं जब सर एल्डरली के साथ काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे माइंड के अंदर मेरे सोच आते हैं। तो ये जो नेचर है, इस नेचर की एक साइकिल है। साइकिल में हम जब बच्चे रहते हैं तो हम लोगों को बचपना में हमारे माँ बाप पूरा केयर करते हैं। आज मुझे भी 5.5 साल का बच्चा है, मुझे पता है कि मैंने कितना केयर किया। तो जब माँ बाप के बारे में सोचते तो उन्होंने भी हमारा केयर किया होगा। हमारे हम टॉयलेट जाते तो वो भी वॉश किए उन्होंने। तो छोटे मोटे हर चीज़, नाक से सेमुड़ बह रहा होगा तो वो भी साफ़ करते और वहीं खाना भी खाते। तो ऐसे भी उन्होंने हम लोगों को केयर करते बहुत ज़्यादा। तो इतना केयर करने वाला व्यक्ति, हम उसी के अंश हैं। और समय बदलते जाता है, उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होती है। हो सकता है कोई कोई फैमिली में आर्थिक भी कमजोरी आती है। तो जब बेटे के ऊपर जवाबदारी है तो बहुत सारे फैमिली में वो वो जवाबदारी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे और एल्डरली की तरफ उतना विशेषता ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बहुत दुखद बात है सर, क्योंकि मैं एक मेरे स्टेटस में रखा था कि ज्येष्ठ नागरिक सेवा हीच ईश्वराची सेवा। तो इसके बारे में भी बहुत से लोगों ने कमेंट मुझे पास किया कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ज्येष्ठ नागरिक की सेवा ईश्वर की सेवा कैसी हुई। तो यानी लोगों की सोच समझ में आती है कि एल्डर के प्रति किस तरह सोचते हैं। तो आज का दौर एल्डरली की तरफ केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लेना इतना इम्पोर्टेंट है। सर आपको बताना चाहता हूँ ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि इतना एक अच्छा जीआर है गवर्नमेंट का कि उसमें हर चीज़ एल्डरली के केयर के बारे में, हेल्थ से लेकर उसके मानसिक तान तनाव या फिजियोथेरेपी के सेशन हो, सभी चीज़ है। एक प्रॉपर वे से जब उसका यदि इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत बेस्ट वे हो जाएगा। और मैं उसके लिए सर जो समाज कल्याण के हेड है उनके साथ मैं पत्र व्यवहार भी किया हूँ। तो कुछ समय में उसकी इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह से होंगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। डेफिनेटली सर, वी नॉट ओनली सपोर्ट यू बट वी ऑल्सो विश यू लक कि हाँ आप उसमें सक्सेसफुल, और हम हमारी तरफ से अगर कुछ भी योगदान लगे तो आप बिल्कुल हमें बेझिझक बताइएगा। जी जी 100% सर, और उसको सक्सेस करने के लिए आप लोग का साथ मुझे बहुत ज़रूरी है सर। डेफिनेटली सर। सर नेक्स्ट मेरा थोड़ा सा इससे रिलेटेबल क्वेश्चन है कि ठीक है, हम एनजीओज बना रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं एल्डरली केयर के लिए, तो ये हमारा सक्सेस है या फेलियर है? मुझे ऐसा लगता है कि तो अगर बच्चों का तो ये धर्म होना चाहिए अपनी माँ बाप की सेवा करना, तो ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एनजीओज खुल रहे हैं, दैट इज़ अवर सक्सेस और अ फेलियर? जी सर, एकदम आपने यानी मेरे मन की बात छीन ली। एक्चुअल में सर गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम जब लाती है या तो उसको अमल बजावनी करती है तो ये एक प्रकार का अनसक्सेस है, क्योंकि इसकी नौबत नहीं आना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एल्डरली केयर का प्रोग्राम ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? कहीं ना कहीं ध्यान में आया कि एल्डरली की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ साथ। वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है।
तो ये सर हम सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे, अनसक्सेस की तरफ जा रहे हैं. वो पहिले का दौर था, कुटुंब प्रमुख यानी ज्येष्ठ नागरिक, वरचा वडीलधारी व्यक्ती जो पिता समझते उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देते थे. लेकिन धीरे धीरे समय अभी बदलते जा रहा है सर, और उतना उनको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उल्टा उनकी तरफ नज़रअंदाज करते हैं. अभी गांव खेड़े में मैं काम करते समय ऐसा ध्यान में आया कि बहुत सारे एल्डरली डिस्कशन में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट उनको वहाँ की यंग पीढ़ी, हाँ आपको क्या समझता, यहाँ से चले जाओ, घर जाओ, इस तरह का भी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया है. तो उनको उस समय में लगता है कि उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, बट वो एल्डरली इमोशनली बहुत दुखद हो जाता है, और वो बहुत निराश उस चीज़ को माइंड करता है कि बा मेरे तरफ सब कोई ध्यान नहीं दे रहा और मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे. ऐसे कुछ वाकया हुए. मेरे पिताजी ने एक मुझे बचपन में कहानी बताई थी कि एक आदिवासी समूह में एक झाड़ होता है, तो जब वो झाड़ को अगर उसको बड़ा नहीं करना है तो वो उसके पास जाते हैं और उसे ढेर सारी गालियाँ देते हैं, उसको बुरा भला करते हैं. वो सुनकर ही वो झाड़ पनप नहीं पाता है, मर जाता है, तो ताकि उसको काटने की भी ज़रूरत ना पड़े. तो कहीं ना कहीं यही पैटर्न एज अ ह्यूमन हम लोगों के साथ कर रहे हैं. मुझे आज किसी को मारने के लिए चाकू तलवार बंदूकों की ज़रूरत नहीं है. मेरे शब्द, मेरी वाणी, मेरी ज़ुबान ही इतनी काफ़ी है. अगर मैं उसे रोज़ जाके डोमिनेट करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो वो धीरे 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 अपने आप ही मर जाए. जी 100% सर. क्योंकि कुछ एल्डरली जब ऐसे वातावरण में रहते हैं तो उनको जीने की जो आस रहती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, तो वो मरने का इंतज़ार करते हैं कि जल्दी मैं मर जाऊँ और इस सब से छुटकारा पाऊँ. लेकिन सर इसी बीच अपना जो एल्डरली केयर का प्रोग्राम है, इसने एक जीने की राह दिखाया. एल्डरली वहाँ पर जब समय बिताते हैं तो वहाँ उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. अब एक एक हम लोग समय रखे 3 से 4 घंटा, बट एल्डरली वहाँ से शाम तक हटते नहीं, तो उनको वहाँ पर मनोरंजन मिलता है. सर ऐसे कुछ चीज़ें हुए मेरे साथ. एक एल्डरली थी जो बेड रिडन था, यानी उसको चलने फिरना बंद कर दी उसने 6 महीने से. मैंने उसको बोला, उसके जो नवासे थे नातू, उनको बोला एक दिन सेंटर में लाओ, आप अपन फिजियोथेरेपी की कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे इनके साथ. तो एक दिन उसने उस आजी को उठा के लेके आया. कुछ फिजियोथेरेपी सेशन करने के बाद वो उसके इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव दिखा. धीरे धीरे वो कंटिन्यू आते गए, इम्प्रूवमेंट बढ़ते गया. तो वहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान में आया सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, उसकी एक वेन दबी हुई थी, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा था. पेन की वजह से वो चल नहीं पा रही थी. उसको लग रहा था कि वो उसकी हाँ पैरालाइज हुआ, या तो हड्डी में गैप आया तो वो चल नहीं पाएंगे. तो कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में नहीं आती. लेकिन यहाँ पर आने से क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ हम लोग उनको बताते समझाते. जैसे बहुत से एल्डरली बोलते थे कि पडल्यासारखं वाटते, चक्कर येते, यानी गिरे जैसा लगता है, चक्कर मारती है, अंधारी आती है, आँख के सामने अंधेरा आता है. तो उनको ये नहीं पता था कि वो जाके बीपी चेक करे, शुगर चेक करे. फिर हम समझाए कि आप बीपी चेक करो, शुगर चेक करो. जब उनको आइडेंटिफाई हुआ बीपी है, शुगर है, और जब उन्होंने खुद का ट्रीटमेंट लेना चालू किया, गवर्नमेंट से तो सब मेडिसिन वगैरह फ्री में मिलता है अभी एल्डरली के लिए, तो वहाँ पर उनको रिकवरी हुआ, अभी वो सेटिस्फेक्शन लगते हैं. तो यहाँ तक के सर काम हमारा स्टार्टिंग से स्टार्टअप हुआ. और इसी बीच मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एल्डरली और छोटे बच्चे में आप फ़र्क मत देखिए. उनका दोनों का यानी आप देखेंगे सही है. एल्डरली के जब वो बुजुर्गपन में आते हैं ना, वो बचपना जैसे वो करते हैं. बहुत सारी चीज़ उन लोगों को, कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ एक्टिविटीज़ जो हम लोगों को पसंद नहीं आती वो एक्टिविटीज़ वो करते हैं. कभी कभी एल्डरली बहुत ज़्यादा बड़बड़ भी करते हैं. तो इसमें घर वालों को चिड़चिड़ापन होता है कि ये क्यों बड़बड़ कर रहे हैं और 10 बार खा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें भी यानी हमको समझना है कि बढ़ते हुए उम्र के साथ ये नेचुरली हमारे जो मैच्योरिटी है या तो एक परिपक्वता वो कम होती है, और हम बचपने में वहाँ पर आते हैं वो अवस्था में. तो ये सभी के साथ आने वाली है. आज हम यंग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एल्डरली बनने वाले. हर वो व्यक्ति ये जीवन प्रवास में बचपने से लेकर एल्डरली बनने वाला है, और ये सब चीज़ें उसके ऊपर भी बीतने वाली है. इसलिए अभी हम लोग ये सब चीज़ें संभल कर एल्डरली की केयर
करना बहुत ज़रूरी है, नेचर का लॉ है। सर आपने बोला था कि आपने मूल से स्टार्ट किया था, जी। लेकिन मैंने देखा है कि मूल तक सीमित नहीं रहा है वो। तो करंटली आप कितने टाउन्स में या विलेजेस में आप काम करते हो? स्टार्टिंग में जब 2018 में हम लोग स्टार्टअप किए मूल ब्लॉक से, पायलट बेस पे किए। वहाँ पर हम लोगों को टाटा ट्रस्ट का बहुत सपोर्ट मिला। टाटा ट्रस्ट ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट से हम लोग जन सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से इसका इम्प्लीमेंट किया। तो मूल में हम लोग स्टार्टिंग में वहाँ के जो पीएससी थे, उस पीएससी को हम लोग वहाँ पर जो उनका नेशनल प्रोग्राम है एल्डरली के लिए, तो उसकी इम्प्लीमेंट चालू किए वहाँ पर पीएससी में जीराट्रिक क्लिनिक के माध्यम से। वीकली हम लोग जीराट्रिक क्लिनिक लेते थे। उसके बाद गांव लेवल में एक्टिविटी सेंटर स्टार्टअप किए। तो इसका जो आउटपुट निकला, टाटा ट्रस्ट ने भी खुद ध्यान दिया, जन सेवा प्रतिष्ठान ने ध्यान दिया और पूरी टीम ने ध्यान देकर इसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया। तो अभी फ़िलहाल के इसमें 5 ब्लॉक में हमारा चालू है। मूल, सावली, भद्रावती, चंद्रपुर और बल्लारशाह। फिलहाल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के 5 ब्लॉक हैं और यवतमाड़ में भी ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट वहाँ पर भी चालू है एल्डरली केयर के लिए। तो यहाँ पर संस्था को ऐसा कुछ बहुत अमाउंट या कुछ मिलता है ऐसा नहीं। संस्था बिल्कुल निस्वार्थ भावने से एल्डरली की केयर कर रही है और संस्था का काम बहुत प्योर और अच्छा है। आप लोगों को दिखता है सर ये काम हमारा, आप हमेशा देखते हैं मेरा सब चीज़ें वर्क। तो संस्था की प्योरिटी और अच्छे से काम चालू है। करेक्ट। और मुझे लगता है कि एनजीओ को ऐसा ही होना चाहिए, उसका मोटो ही है नो प्रॉफिट नो लॉस। यस यस सर। जो हमारे पास आ रहा है उतना हमें लगा देना है, तभी तो एनजीओ के सारे नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन फुलफिल होते हैं। अगर उससे अगर कमाना ही है तो वो सिर्फ नाम का एनजीओ रह गया है। सर इसके अलावा आपने इसके पहले बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स बताए, तो क्या वो स्कीम्स सही में गवर्नमेंट देती है, वो फुलफिल्ड होती है और एंड यूज़र जो हमारे बुजुर्ग हैं उन तक पहुंच भी पाती है या नहीं पहुंच पाती? गवर्नमेंट का वाकई में बहुत बड़ा काम है सर। जैसे श्रावण बाढ़ योजना है, ये जो 60-65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए वो मिल रहा है और बहुत से एल्डरली इसका लाभ ले रहे हैं। उसमें कुछ है त्रुटियाँ, ठीक है, वो तो फुलफिल होते रहेंगे। कभी उनका जो स्कीम का पेमेंट है आगे पीछे होता है। साथ में संजय गांधी निराधार है, जो महिला विधवा होती है उनको वो लोग देते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट के बहुत सारे योजना है। बट यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, अभी जहाँ तक एल्डरली का सवाल है, बहुत सारे एल्डरली अशिक्षित हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम रहता है, उन्होंने कुछ भी संभाल के नहीं रखे। ऐसे एल्डरली है जो पूरा जीवन वहाँ बीत गया बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, उस समय में प्रॉब्लम होता है। अभी कुछ एल्डरली के नाम पे खेत रहता बट खेत का जो प्रॉफिट है, जो खेत जो चला रहा है वो उसके कुटुंब के लोग हैं, तो इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लगता है कि इसके पास खेत है तो इसको क्यों दे, बट उसको ज़रूरत है। लेकिन इसका ही सर कुछ होशियार लोगों ने, जिसको ज़रूरत नहीं है वो लोग इसका बेनिफिट उठा रहे और जिसको वाकई में ज़रूरत है वहाँ तक उतना पहुँच नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है। सर इसके पहले आपने टाटा ट्रस्ट का नाम लिया। श्री रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी कंपनीज़ में अब वैसा माहौल नहीं रहा जब जो लेगेसी चल रही थी वो कहीं ना कहीं आज वो धुंधली होती नज़र आ रही है। तो इसका कोई इम्पैक्ट आपके साथ या एनजीओ पे हुआ है? सर हम लोग सोशल फील्ड में काम करते हैं, तो भारत के अंदर ऐसे 2 बिजनेसमैन मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। एक तो रतन जी टाटा और दूसरे अजीम प्रेम जी, जो विप्रो के फाउंडर है। तो रतन जी टाटा जाने के बाद भी उनकी टीम बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है। सरस्वती मैडम हो गए, डॉक्टर अंकुर, इन्होंने बहुत काम अच्छा किया और सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब टाटा ट्रस्ट टेक्निकल में आ गए और हमको डायरेक्ट में जो सपोर्ट करने वाले थे फिर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने किए, तो उनका भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मुझे कुछ इतना फ़र्क लगा नहीं रतन टाटा जी जाने के बाद भी, क्योंकि जो सपोर्ट मिलना था वो मिल रहा है हम लोगों को। यानी कहीं ना कहीं ये मिथ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि
कॉम्पिटिटर्स भी जो है कहीं ना कहीं वो भी एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो हो सकता है कि अफवाह भी हो. इट वॉज जस्ट अ थॉट एंड क्वेश्चन. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एंड बर्स्टिंग द मिथ. सर, जैसे कि आपने इसके पहले बताया कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप पर, बुजुर्गों पे अत्याचार करते हैं, इन शॉर्ट. उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि हाँ उनके उसके ऊपर डर है कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो लॉ वाइज मैं कहीं ना कहीं क्रिमिनल बन सकता हूँ या मुझ पे कुछ ना कुछ एक्शन किया जा सकता है, ऐसा कुछ राइट्स? जी सर, है। मैं उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अत्याचार अपना जो सब्जेक्ट है ये एकदम निगेटिव ना जाना चाहिए। क्यों? क्या बहुत से बच्चे अपने माँ बाप की तरफ बहुत ज़्यादा भी केयर करते हैं। मैं देख रहा हूँ गांव के लेवल में कुछ ऐसे बच्चे हैं कि माँ बाप को इतना सेवा देते हैं कि उनका हम लोग तारीफ भी करते हैं और साथ में उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ऐसे भी बच्चे, और कुछ सर जो नहीं दे रहे उनकी बात है। जहाँ तक गवर्नमेंट का जो है कायदा, बहुत स्ट्रांग कायदा है। यदि माँ बाप को कोई बच्चा अन्याय अत्याचार करता है तो उसके पूरा जितना भी प्रॉपर्टी होंगी माँ बाप की, वो माँ बाप से वो बेदखल हो जाएगा और वो डिफ़ाल्टर करके घोषित किया जाएगा। यानी कोई भी उसको सेक्टर को उसका इम्पोर्टेंट ख़त्म कर देंगे, इतना स्ट्रांग है कायदा। और माँ बाप ने चाहा तो उसके उनके जो वारसदार होते हैं ना, उससे उसको पूरी तरह से बेदखल कर सकते हैं। वो माँ बाप का हक है। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो इतना होने के बावजूद भी अपने मुंह से चू तक नहीं करते, वो सहन करते हैं कि हमारी तो उम्र हो ही गई है, अब ये सब करके क्या करें. जी सर, इस पे एक बोलना चाहता हूँ। हम लोगों को बहुत सारे चीज़ आइडेंटिफाई हुए और हम लोग कंप्लेंट भी करना चाहते हैं। लेकिन जो माँ बाप होते हैं, जिस तरह आप बोले एल्डरली, वो नहीं चाहते कि बेटा कितना भी अन्याय अत्याचार करने वाला हो, बहू कितनी भी उसकी तरफ नज़रअंदाज करने वाली हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये कहीं फंस जाए पुलिस केस में वगैरह। तो वो लोग नहीं सपोर्ट करते इस बारे में सर। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी मदर इंडिया होनी चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके, या फादर इंडिया को जैसा उभर के आए जो ऐसे एग्जाम्पल सेट करे ताकि आने वाली पीढ़ी में शायद डर बना रहे. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, डर होना बहुत ज़रूरी है. लोगों से कार्मिक डर भी आजकल छूट रहा है. रूल्स रेगुलेशन तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनके इतना भी समझ नहीं है कि शायद हम पर भी ये दिन आने वाले हैं, हमारे बच्चे भी हम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकते. वो कार्मिक डर भी नहीं रहा. स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर हो चुकी है उनसे, और जो आईपीसी सेक्शंस है वो तो उनको नॉलेज ही नहीं है. तो मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए किसी, मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मेरी एक विश है कि कोई एक ऐसा सेट कर दे कि हाँ, जिसकी वजह से सबको ये लेसन मिले कि हाँ ये ऐसा हो सकता है. ऐसा हो सकता है, बट सर इसमें भी वो जब आमने सामने आते हैं ना, वो इमोशनल में वो लड़का जब रो रो लेता है और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है, तो सब वहीं पर शॉर्ट आउट हो जाता है। हाँ, माँ बाप होते हैं सर। सर, एनजीओस तो बन चुके हैं, आप वर्क भी करते हो, लेकिन एज अ सोसाइटी में से ऐसे कोई आता है विजिट करने कि हमें इनसे मिलना है, हमें इनके साथ वक्त बिताना है ताकि हम इमोशनली इनको सपोर्ट कर पाए, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर पाए? ऐसे कितने प्रतिशत लोग आते हैं? सर बहुत कम है, बहुत कम। अभी लास्ट नवंबर मंथ में मैंने एल्डरली मेड़ावा लिया था बल्लारपुर ब्लॉक में। तो मैं चाहता था कि कोई दान दाता रहे कि एल्डरली के साथ थोड़ा सा उनके ऊपर खर्चा करे, ज़्यादा नहीं, किंचित उनको खाना वगैरह खिला सके। तो उसके लिए भी कोशिश किए। और बहुत सारे एल्डरली, बहुत सारे जो रेपुटेड लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज जिसे हम लोग जाने जाते, दिग्गज लोगों ने हाथ बाहर किया। लेकिन एक अन्नदाता था सर, आनंद भाई करके, उन्होंने एल्डरली का पूरा खाने का उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लिया और एल्डरली को वहाँ खाना खिलाया। तो कंपैरिजन में है सर, ये दुनिया के अंदर आज भी अच्छे लोग टिके हैं, इसलिए सब संतुलित चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, आनंद सर को मैं रियली थैंक्स कहना चाहूँगा. शायद आप भी कहना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू कि उन्होंने उस वक्त जो भी उनसे बन सका उन्होंने योगदान दिया, वरना वैसे भी ऐसे लोग आगे आकर हेल्प बहुत कम करते हैं. सर, आप बुज़ुर्गों के साथ उठते बैठते हो, जब
एनजीओज़ में या फिर वृद्धाश्रम में उनको छोड़ दिया जाता है, तो उनका एक रिपीटेड सवाल होता है कि मेरे बच्चे कब आएंगे मुझसे मिलने। तो ये कितने बार आपको पूछते हैं और आप उस सिचुएशन को कैसे आंसर करते हो, कैसे टैकल करते हो? सर अक्सर तो हमारा जो वर्क है विलेज लेवल में, जो एल्डरली है फैमिली के अंदर रहते हैं, उनके साथ ही हमारा वर्क चलता है। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है कि वृद्धाश्रम जो है ये कंसेप्ट बंद होना चाहिए। इसलिए हमारा वर्क चलता है कि वो फैमिली के साथ रह के ही सब चीज़ें दुरुस्त हो जाए। बट अभी मेरा एल्डरली के साथ काम है तो वृद्धाश्रम में विज़िट करता ही हूँ मैं। तो वहाँ पर के एल्डरली का सवाल हमेशा यही रहता है कि मेरे बेटे कब आएंगे, मुझे यहाँ से कब लेके जाएंगे। उनको कैसा रहता सर, एल्डरली जब फैमिली को छोड़ के रहते यहाँ पर वृद्धाश्रम में, तो उनको उनके वहाँ के नातू यानी नवासी की याद आती है। उसके बाद उनके बेटों की याद आती है। फैमिली की याद में वो पूरा दुख में यहाँ पर जीवन जीते, कोई खुशी से यहाँ रहते नहीं वृद्धाश्रम में। अभी सर अभी मैं यहाँ पर पुणे में एक फाउंडेशन में विज़िट किया था, एल्डरली केयर फाउंडेशन में विज़िट किया था। वहाँ पर एक एल्डरली थी कि वहाँ वो समीर समीर यानी बेटे को याद कर रही थी हम लोगों को देख के, कुटा है समीर। तो इस तरह वो यादें जो है उसकी इस तरह उसका लेवल बढ़ जाता है कि वो थोड़ा सा पागल टाइप, थोड़ा सा सबकॉन्शियस जो होता है, अनस्टेबल हो हाँ, जाता है। वो हो जाता है। तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे समझाते हो उन्हें? उसको अभी फिलहाल के लिए तो सर हम समजाते हैं की समीर येत आहे तुला भेटणार, तो बाहेरगावी जाऊन आहे, तो वो उसको सैटिस्फैक्शन वहाँ पर उसको अपन करवा देते हैं। झूठा ही सही लेकिन दिलासा है। जी जी सर। सर, ये काम जैसे आपने जो बताया, ये फिजिकली नहीं लेकिन इमोशनली भी बहुत ड्रेन करने वाला है। जब आप ये सब देखते हो, हम मूवीज ही देखते हैं, कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो हमारे आंखों में से भी आंसू आ जाता है। अभी इवन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पता नहीं मुझे भी एक इमोशनल ये आ रहा है। तो आप कैसे खुद को संवारते हो ये सब देख कर, और फिर भी आप प्रेरित रहते हो कि अगले सुबह मुझे फिर से उठकर जाकर वही काम करना है, उन्हें वापस सपोर्ट करना है, और जो भी इन सब चीज़ों से छूट रहे उन्हें वापस समेटना है? जी सर, ये बहुत टफ लेवल का है सर, बहुत टफ लेवल का है। बट हम यदि उनके सामने दुखी हो जाएंगे, हम यदि वहाँ पर निराश होकर रहेंगे, तो बहुत बेकार इम्पैक्ट होगा। हम लोगों को वहाँ पर पॉजिटिव ही रहना है और उसके बाद हमको खुश रहना है। हमारे सोशल फील्ड में ऐसा कहना है कि आपके चेहरे को देख के वो सामने वाला खुश हो जाए। तो आपके अंदर जो दर्द है, उस दर्द को आपको दिखाना नहीं है, आपको खुश होकर उनके साथ काम करना है और अच्छी-अच्छी चीज़ें उनके साथ बिताना चाहिए। और हो सके तो एल्डरली को अच्छे-अच्छे मूवी दिखाइए, उनका सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह हम लोग काम करते हैं सर, और ख़ुद को मोटिवेट रखते हैं। और ज़िंदगी है सर, ज़िंदगी में सुख-दुख ये कंपलसरी है। तो उनके दुख के साथ हम दुख तो बांट नहीं सकते, बट उनको सपोर्ट करके उनके दुख से बाहर निकाल सकते हैं। हमारे हिस्से का सुख हम उन्हें दे सकते हैं। इन शॉर्ट, एज अ सोसाइटी हम कहाँ गलत हो रहे हैं सर? इतनी, मुझे ये कहते हुए लाइन शायद थोड़ी सी गलत हो, लेकिन आज की कंडीशन इतनी खराब हो रही है, तो एज अ सोसाइटी हम कहाँ गलत हो रहे हैं? अभी सर सोसाइटी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर पे रोज़गार, पैसा कमाना, इतना लोग पागल हो चुके हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और बेरोज़गारी भी बढ़ चुकी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंगेजमेंट बढ़ रहा है लोगों का, यानी खुद के काम के प्रति। और उसके बाद एक मोबाइल जो आया है, मोबाइल तो खैर दोनों चीज़ें उसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, लेकिन बहुत से लोग मोबाइल में भी इंगेज हो जाते हैं। तो इस दौर पे मुझे लगता है कि सोसाइटी थोड़ा सा कल्चर जो है चेंज होते जा रहा है। मुझे लगता है लोग इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, वो खुद ही डिप्रेशन में है, एंजाइटी और दुख उनका शायद इतना है कि वो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। सही कहा सर। तो सर, वैसे तो हम हमारे पॉडकास्ट के लास्ट स्टेज पर है। यूजुअली हम
रैपिड राउंड लेते हैं, ये फन राउंड होता है, लेकिन हमारा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रैपिड राउंड थोड़ा फन होगा। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है या फिर थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी कैप आंसर करें, और जल्द से जल्द। तो सर, रैपिड राउंड में सिर्फ आपको 1 लाइन आंसर करना है। सो सर, रैपिड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन, आज के बुजुर्गों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या वक्त? वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि वो वक्त उनको आनंद देता है। एक वर्ड में या एक लाइन में आज की जनरेशन को डिफाइन कीजिए। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा मशीन जैसे दौड़ रहे हैं, बहुत इंगेज हो गए, बिजी हो गए। आज की जनरेशन में या पहले से जनरेशन में, किसी भी जनरेशन में अगर एक बुजुर्ग है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? अकेलापन सर, आज की बुजुर्ग जो है बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हमारी सरकार, चाहे वो कोई भी हो, वो सक्षम है या असक्षम है? सरकार एक लाइन में बोलूँगा तो सक्षम भी नहीं है और असक्षम भी नहीं है, वो बीच का, यानी वो पूरी पहुँच नहीं पा रहे। फिर भी सर, अगर आपको इन दोनों में से कोई चूज करना पड़े, सक्षम या असक्षम? असक्षम। असक्षम। आज की सोसाइटी के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या एक सलाह देना चाहोगे? आज की सोसाइटी काम में इतना इंगेज हो चुकी है कि खुद के लिए समय भी नहीं दे पा रही। खुद के लिए भी समय दो और अपने माँ बाप के लिए भी समय दो। हमारी छोटे बच्चों के लिए या यूथ के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ मैं कि मोबाइल से दूर रहो और अपने फैमिली और अपने माँ बाप या तो अपने दादा दादियों के साथ समय बिताओ। करेक्ट, करेक्ट। सर, आज का पॉडकास्ट सही में बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था मेरे लिए और बहुत इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि एक बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि हमारा समाज तब ख़त्म होता है जब हम हमारे माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसी राह पर है, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट देखकर शायद उन्हें वो समझ आ जाए कि हम गलत राह पर चल रहे हैं और हमें यही वक्त है सही राह पे आने का। जी जी सर, सही में आपने वाकई में बहुत अच्छी बात कहा और मुझे भी यहाँ पर आपके ब्रॉडकास्ट में बुलाकर मेरा इंटरव्यू लिया सर, मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा। और सर, आज के दौर पे ऐसे इनिशियल एक्टिविटीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके ब्रॉडकास्ट को बहुत आगे बढ़े इसके बारे में शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ एक कव्वाल ने कहा था, बहुत ही सुंदर वाक्य कहा था, वो मैं यहाँ पर सुर नहीं है बट मैं कहना चाहता हूँ। बात जो मैं कहता हूँ फसाना नहीं हकीकत है, माँ बाप भिखारी हो या गरीब हो, लेकिन माँ बाप के कदमों से ही जन्नत का राह है। तो सर, इतना यानी इम्पोर्टेंस देते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी माँ बाप को, कि माँ बाप के साथ यदि आप निस्वार्थ भावना से आप उनकी सेवा करोगे, उनके साथ रहोगे, तो जो जन्नत के लिए भी आप कोशिश कर रहे हो वो भी आपको यहीं से रास्ता मिलेगा। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सर, प्लेजर टू मीट यू सर, थैंक यू वंस अगेन।